बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 21 के टॉपिक गीगर मुलर काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। इसको जीएम काउंटर भी बोला जाता है। इट इज़ अ वेल नोन डिटेक्टर फॉर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। ये डिटेक्टर भी है और काउंटर भी है, इसलिए इसको किसी भी ऐसे रीजन के अंदर जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होने की वजह से रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं, वहाँ पे रेडिएशंस को काउंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये चेक करने के लिए कि क्या वो लोकेशन रोज़मर्रा लाइफ के मुख्तलिफ जो काम है वो करने के लिए सूटेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा रेडिएशन एमिट होने की वजह से वहाँ पे वर्किंग जो है वो हार्मफुल ना हो। तो इसके लिए सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला जो काउंटर है वो जीएम काउंटर है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका भी विल्सन क्लाउड चैम्बर की तरह का है कि इसमें भी डिस्चार्ज क्रिएट होता है। जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होगा जब रेडिएशन एंटर होके आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। ये गैस फील्ड डिटेक्टर है, मतलब इसके अंदर हम लोग कोई गैस इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडिएशन। और ये जो गैस होती है वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको फिलअप किया गया होता है, तकरीबन 0.1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इतना लो एटमॉस्फेयर प्रेशर रखने का पर्पस क्या होता है? ताकि आयोनाइजिंग पोटेंशियल को रिड्यूस किया जा सके। आयोनाइजिंग पोटेंशियल जितना कम होगा उतनी ही आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, रेडिएशन उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकेंगे और वही इलेक्ट्रॉन फिर आगे एनोड की तरफ जाते हैं और एनोड पे जाके वो पल्स क्रिएट करते हैं। उस पल्स की जो शेप होती है या उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, उसकी मदद से नंबर ऑफ रेडिएशंस को काउंट किया जाता है। मोस्टली इसमें नियॉन या आर्गॉन गैस को एज अ प्रिंसिपल गैस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक प्रॉब्लम आता है टाइम डिले प्रॉब्लम, वो आगे हम पढ़ते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेज इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें एक आर्गॉन गैस होगी और दूसरी ब्रोमीन गैस होगी। आर्गॉन गैस जो है वो एक प्रिंसिपल गैस है, जबकि ब्रोमीन गैस जो है वो क्विंचिंग गैस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। इसमें एक स्टिफ सेंट्रल वायर होती है जो कि एनोड के तौर पर काम करती है। मीन इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ होता है और आउटसाइड पे एक हॉलो मेटेलिक सिलेंडर, मतलब एक पूरी जो इसकी मतलब आउटर साइड है, ट्यूब होने की वजह से इन साइड सारा ये हॉलो होगा, तो एंड वाली साइड पे शीट होगी। ये जो एंड साइड पे जो शीट है ये कैथोड के तौर पर काम करती है, मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और सेंट्रल वायर जो होती है वो एनोड के तौर पे काम करती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा।
इस ट्यूब के एक एंड के ऊपर ये मिका की बनी हुई एक विंडो है जहाँ से रेडिएशंस को एंटर करवाया जाता है ताकि वो एंटर होकर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकें। जबकि दूसरी साइड पे एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मीन इस साइड से रेडिएशन वगैरह एंटर नहीं होती, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके साथ पिन्स लगी हुई हैं और इन पिन्स को स्विच वगैरह के अंदर लगाया जाता है। ये सारी असम्बली आपको इसी तरह बनी हुई मिलती है, हमने जस्ट इसको सिर्फ स्विच के अंदर लगाना होता है जहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जा सके। तकरीबन यहाँ इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होता है तकरीबन 400 वोल्ट के करीब, लेकिन ये वोल्टेज बहुत हाई होगा लेकिन इतना हाई नहीं होना चाहिए कि इस वोल्टेज के प्रोवाइड करने से ही अंदर हमारे पास जो मिक्सचर ऑफ गैस है वो डिस्चार्ज हो जाए। मीन ऑल्दो दिस पोटेंशियल इज़ वेरी हाई, लेकिन ये जो पोटेंशियल है वो गैस मिक्सचर के डिस्चार्ज पोटेंशियल से थोड़ा सा कम होना चाहिए। वेरी हाई वोल्टेज होने की वजह से एनोड और कैथोड के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जब रेडिएशन यहाँ से एंटर होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक रेडिएशन जो यहाँ से एंटर होके आई है और जब वो आर्गॉन के साथ टकराएगी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो आर्गॉन के साथ जाके टकराए या आर्गॉन एटम के साथ जाके टकराए, क्योंकि आर्गॉन गैस को प्रिंसिपल गैस के तौर पर यूज़ किया जा रहा होता है। प्रिंसिपल गैस मीन मेजर कंसंट्रेशन जो एटम्स की है वो आर्गॉन गैस की होगी, तो जिसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आयोनाइजेशन भी उसी की हो। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक आर्गॉन है जिसके साथ रेडिएशन जाके टकराई और इन्होंने आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की। आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होने से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ में आर्गॉन आयन प्रोड्यूस हुआ। ये इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड के साथ मूव करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ मूव करेगा तो ये अपने रास्ते में आने वाले दूसरे आर्गॉन एटम्स के साथ स्ट्राइक करके उनको भी आयोनाइज करेगा, उनके भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे जिसको बोला जाता है कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन कैस्केड का मतलब होता है आबशार या बुछाड़। तो कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। जब ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एनोड पे रिसीव होते हैं, मूव करते हैं सेंट्रल वायर की तरफ, तो जब ये एनोड पे पहुंचते हैं तो एनोड पे पहुंच के एक पल्स क्रिएट करते हैं। एनोड पे पहुंचने पे एक पल्स क्रिएट करेंगे, वो ये एनोड आगे एक काउंटर के साथ अटैच होता है, तो उस पल्स को देखते हुए जो ये डिटेक्टर है वो उन रेडिएशन को काउंट करता है। ये पल्स आगे इस पल्स को एम्पलीफाई किया जाता है और इनको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर किया जाता है। इनके साथ भी विल्सन क्लाउड चैम्बर की तरह एक सिस्टम लगा होता है जो इनको पावर भी प्रोवाइड करता है, उसको भी स्केलर का नाम दिया जाता है। कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे पास एक पल्स आ जाएगी जिसको काउंटर जो है वो 1 के तौर पर डिटेक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइट पार्टिकल होते हैं, इस वजह से हल्के होते हैं एज़ कंपेयर टू आर्गॉन आयन। आयन जो है, आयन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1000 टाइम ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन विद इन माइक्रो सेकंड में
एनोड तक पहुंच जाते हैं, जबकि आर्गॉन आयन मैसिव पार्टिकल होने की वजह से इनको कैथोड तक जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। वो टाइम मेंशन है 10⁻⁻⁴ टाइम। जैसा कि एक्सेलरेशन के फार्मूले के मुताबिक A=F/m, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के ऊपर फोर्स तो सेम लग रही है। फोर्स क्यों सेम लग रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दोनों के ऊपर फोर्स तो एक जितनी लगेगी, लेकिन जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इलेक्ट्रॉन हल्के पार्टिकल होने की वजह से उनका मैस कम है, तो उनका एक्सेलरेशन ज़्यादा होने की वजह से उनकी स्पीड भी तेज़ होती है। जबकि जो आर्गॉन पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो मैसिव पार्टिकल होने की वजह से, मैस ज़्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन उनका कम होगा, और अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा कैथोड तक जाने में। तो इस दौरान जो टाइम का डिले आता है इसको डेड टाइम बोला जाता है, इसको डेड टाइम बोला जाएगा। अब एक पल्स जब क्रिएट हो गई इन इलेक्ट्रॉन के एनोड तक पहुंचने में, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि जब आर्गॉन जाके कैथोड के साथ हिट करेगा, आयन्स ऑफ आर्गॉन जब स्ट्राइक करते हैं कैथोड के साथ, तो कैथोड में से भी ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे। अब कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी एनोड पे पहुंचेंगे। अब एनोड पे अगर ये इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए तो एनोड या काउंटर इसको भी काउंट करेगा और आपको सेकंड पल्स दे देगा। अब अगर देखा जाए तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये आयोनाइजेशन ऑफ रेडिएशन से पैदा नहीं हुए, इसलिए ये इन इलेक्ट्रॉन के एनोड पे पहुंचने पे जो पल्स प्रोड्यूस होगी वो फेक पल्स होगी, जबकि आयोनाइजेशन के नतीजे पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो रियल पल्स क्रिएट करते हैं।